तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस शुरुआत से पहले आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं, आज जब पाकिस्तान के साथ जो तनाव हमारे बीच चल रहा था और बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ उनकी जब वतन वापसी हुई, तस्वीरें आप लोगों के ज़हन में है? बिल्कुल। कैसा लगा देख करके, मतलब कितनी बड़ी जीत इसे हम मान सकते हैं? देखिए, जीत तो हमारी पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये कूटनीतिक जीत है। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए काफी है कि पाकिस्तान समझ चुका है भारत से पंगा लेने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता है आज हम एक्चुअली 12 बजे हमने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, तो जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे से जुड़े थे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का इंटेंट इस वक्त बहुत साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब समझ गया है कि इंडिया के साथ थोड़ा सा संभल कर चलना है और भारत से पंगा नहीं लेना है। सीधी सी बात ये है। बिल्कुल, आपको हम बताएं कि ये जब तस्वीर, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 12 बजे के आसपास जब ये खबर आई तो वाकई हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही खबर जो थी वो छाई हुई थी, और इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी इसे कहेंगे, जब पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी हुई है। पाकिस्तान ने उन्हें भारत को लौटा दिया है। बिल्कुल, बता दें कि पूनम कुमार 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, जहां पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से सरकार और बीएसएफ की कोशिशें रंग लाई और 20 दिनों के बाद जवान पूनम कुमार की रिहाई मुमकिन हो पाई। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से पाकिस्तान को परास्त करने के बाद दुश्मन के बैकफुट पर आने की एक और तस्वीर बाघा के रास्ते हिंदुस्तान तक पहुंची है। सारे दांव पेच आजमाने के बाद और सारे बहानों के विफल होने के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को आखिरकार वापस लौटा दिया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को बीएसएफ के जवान को पकड़ा था, जो गलती से फिरोजपुर के इलाके में बॉर्डर क्रॉस कर गया था एक पेड़ की छाया के लिए, और 22 अप्रैल को ही ये घटना घटी थी पहलगाम की। तो उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने इसको बहुत दिन तक रखा और आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस की है, उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूँगा कि सीज फायर, जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो होने के कारण, चाहे हमने फायरिंग को रोका है, लेकिन वो चाहते होंगे कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे कि अगर ये छोटे हादसे जो हुए हैं उसको बढ़ाया ना जाए। पूनम कुमार गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। पूनम कुमार की वापसी ने उनके घर को एक बार फिर खुशियों से आबाद कर दिया है। कल तक जिस घर में बेबसी पसरी थी, आज वो घर मुस्कुराहटों से चहक रहा है। अपने पति की सकुशल वापसी के लिए बंगाल से दिल्ली तक कोशिशें करने वाली उनकी पत्नी बेहद खुश हैं। आज उसकी दुआ कबूल हुई है। अब क्या ही बताऊं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन जब वो 22 दिन बाद जब मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा तो पहले तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी उनकी। मैंने कहा, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ और मेरी मेडिकल भी हो गई है, मैं एकदम फिट हूँ, कोई टेंशन मत लो, बस यही बोले। एक्चुअली मैं उस टाइम रास्ते में थी, ज़्यादा देर बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा मैं फ्रेश होकर सेविंग वेविंग करके खाना खा के 3 बजे तुमको फ़ोन करो, फिर वो 3 बजे मुझे फ़ोन करेंगे। जब वो इतने दिनों बाद घर आएंगे तो आप क्या खिलाएंगे, उनका आदर सत्कार कैसे करेंगे? देखिए, हम आपको लगता है कि उनके लिए पूरी रिश्ता करी है, पहले वो छोड़ेंगे तब तो मैं सेवा करूँगी। तो उनको जो जो पसंद है वही मैं, उनके जो फेवरेट फूड्स है वही सब खिलाऊंगी। आप क्या पंजाब या दिल्ली जा रही हैं कि यहाँ इंतजार करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा है कि ऐसा होगा, वो लोग बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। पूनम कुमार की वापसी को भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर जाकर थमे नजर आ रहे हैं, ऐसे में दुश्मन के चंगुल से अपने जवान को सकुशल वापस लाना बड़ी जीत है। इस वापसी पर बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी खुशी जताई है और उन्होंने लिखा है कि मुझे ये जानकारी पाकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को रिहा कर दिया गया है। रिहाई की खबर के बाद खुद ममता ने पूनम के परिवार से भी बातचीत की है। हाँ दीदी नमस्कार, अनेक अनेक धन्यवाद আপনাকে দিদি। আজকে উনি আপনাকে বলে দিয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মডালিটি নিয়ে হচ্ছে, যা আজকে সকালে হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, খুব ভালো হয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনি जो ভগবান আপনাদের ভালো রাখুক, আপনার বাচ্চাদের ভালো রাখুক। दरअसल पूनम कुमार को लेकर चिंता की कई वजहें थीं।
गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार जाने के बाद वो पाकिस्तान रेंजर्स की कैद में थे, लेकिन जैसे ही भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। ऐसे में लगा कि कहीं पाकिस्तान अपनी खींच उतारने के लिए पूनम को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन गनीमत रही कि बात बढ़ने से पहले थम गई और आखिरकार सीमा की हिफाजत करने वाला हमारा जवान सकुशल वतन लौट आया। भोलानाथ साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। असल में ऑपरेशन सिंदूर देश का पलटवार था और देश की आत्मा पर लगे आघात का प्रतिघात। पिछले कुछ दिनों से आप इंडिया टुडे के साथ जुड़कर इस ऑपरेशन और उसके बाद के संघर्ष की हर गतिविधि को देख भी रहे हैं। 100 घंटे देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए, देश के प्रतिनिधियों के लिए, आपके लिए और हमारे लिए भावनाओं का ज्वार भाटा लेकर आए। भारत के पलटवार पर गर्व, पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर गुस्सा, सैनिकों के शौर्य पर जोश का भाव। पर आपने अभी तक घटनाक्रम को अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों में देखा है। और देखिए, कई बातें ऐसी रहीं जो आपने तस्वीरों में नहीं देखी, बस कल्पना के जरिए महसूस किया। आज हम वो पूरी अकल्पनीय कार्रवाई एक साथ आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमने एआई और ग्राफिक्स टीम की मदद ली है और वॉर एक्सपर्ट्स के साथ गहन रिसर्च किया है। कहने के लिए एक फिल्म है, पर जान लीजिए ये वो इतिहास है जो आने वाली पीढ़ियों को अद्भुत गौरव से भर देगा। दशकों से वो छिपकर साजिश रचता रहा, सीमा पार महफूज ठिकानों से आतंक को हवा देता रहा, लेकिन अब की बार उसने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। आतंक को कुचलने की रणनीति बनी। 2 हफ्ते 700 किलोमीटर तक फैले 9 आतंकी कैंप, सेना के शूरवीरों, इंटेलिजेंस एजेंसी के धुरंधरों ने मिलकर दुश्मन पर वार की युद्ध नीति बनाई। ऑपरेशन सिंदूर 14 दिन तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाकर सैटेलाइट तस्वीरें स्कैन करके ड्रोन के इस्तेमाल से आतंक का चप्पा चप्पा छाना, आतंकवादी कैंपों को चुना, हमले का रूट मैप तय किया, जोखिम को भी आंका। हमले से 24 घंटे पहले दुश्मन को भ्रम में फंसाया, दक्षिणी हिस्से में युद्धाभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान ने दक्षिणी राजस्थान पर अपने आंख कान लगा दिए, लेकिन दुश्मन न तो भारत की रणनीति भांप पाया, न इरादे। तारीख 6 मई, वक्त आधी रात के कुछ देर बाद। युद्धाभ्यास की आड़ में भारत के लड़ाकू विमान रफाल उड़ान भरते हैं। हथियार तैयार थे। रफाल वो लड़ाकू विमान जिसकी सटीक क्रूज मिसाइल और लेजर गाइडेड बम दुश्मन को तबाह करने वाले थे। कामिकाजी ड्रोन प्रहार को तत्पर थे। जब रफाल ने उस रात उड़ान भरी तो रडार खामोश थे। दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय से देश के शीर्ष नेतृत्व की आंखें ऑपरेशन सिंदूर पर लगी थी। रात के 1 बजे भारत का पहला प्रहार हुआ। नो टारगेट, बदले का बवंडर उठा। आसमान की ऊंचाइयों में रफाल अटैक ग्रुप्स में बट गए। बिना सरहद लांघे आतंक पर आग उगलने लगे। हर निशाने पर सीधा, सटीक, संतुलित वार। आतंक के अड्डे ध्वस्त। स्कैल्प मिसाइलों ने सर्वनाश कर दिया। हैमर बम ने हाहाकार मचा दिया। कामिकाजी ड्रोन्स ने ऐसा कहर बरपाया कि पीर पंजाल के हर तरफ आतंक के लॉन्च पैड्स तबाह हो गए। सबूत मांगने वालों के लिए आतंक की विनाश लीला की हर तस्वीर रियल टाइम में यूएवी प्रसारित करते रहे। कुछ ही मिनटों में आतंक के 9 कैंप और आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। न भारतीय सैनिकों ने सीमा पार किया, न किसी आम नागरिक की जान गई। हर लक्ष्य हासिल। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपना आतंकी सर उठाने की कोशिश की। निशाना भारतीय शहरों को बनाना चाहा।
पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया। और फिर 7 मई को जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने कामिकाजी ड्रोन से ढहते गए और तब भारत की ढाल बने S-400, बराक 8 और आकाश। भारतीय मिसाइलों ने लाहौर से सियालकोट और कराची तक पाकिस्तान के सैन्य बेस की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमला आ रहा था। सरगोधा, जेकबाबाद, जो पाकिस्तान का अहम परमाणु केंद्र है, 9 मई को भारत ने फिर हुंकार भरी। अब की पाकिस्तान की सामरिक शक्ति को कुचल दिया। सरगोधा पर फिर वार और नूर खान, जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, वो उकसाता रहा। भारत संयमित प्रहार करता रहा। 100 से ज्यादा आतंकियों का सर्वनाश करता ऑपरेशन सिंदूर केवल पलटवार नहीं, ये भारत के दृढ़ संकल्प का उद्घोष है। ये युद्ध नहीं, संदेश है। भारत संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, मिशन पूरा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जिंदगी चली गई, जिसके जवाब में भारत की तीनों सेनाओं ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकियों के तमाम ठिकानों को उजाड़ दिया। अब इस पूरे ऑपरेशन पर इंडिया टुडे ने एक AI फिल्म तैयार की है और इस फिल्म को बनाने वाले एक्सपर्टीज से हमने जाना कि कैसे ये 7 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बनाई गई। इस AI वीडियो को बनाने वाले इंडिया टुडे के ग्रुप क्रिएटिव एडिटर नीलांजन दास हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर हेड अमित सिंह हमारे साथ मौजूद है और सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर समाख्या हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नीलांजन आप ही से कि चैलेंज कितना बड़ा था ये? देखिए, कोई भी चीज़ जिसमें क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे AI है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वॉर ऐसा चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी कहीं से सटीक इन्फॉर्मेशन आते नहीं है। हमको 10-15 बार चेक करना पड़ता था एक एक चीज़ के लिए। जब ये शुरू हुआ तब हम कोई इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करने के लिए हमें इधर उधर लोगों से, एक्सपर्ट से बात करना पड़ा। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए जो बाद में पता चला कि वो न्यूज़ सटीक नहीं थे। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ये बहुत हो सकती है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यही ध्यान दिया कि हम जब स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, और स्टोरी बोर्ड आपको पता है ये चीज़ डायनामिक हो रहा था, एक के बाद एक घटनाएं शुरू हो रही थी और ये रात दिन हर टाइम चलता रहा। तो इसमें हमें बहुत बार स्टोरी बोर्ड चेंज करना पड़ा, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसको हटाना पड़ा। लास्ट में आप जो ये देख रहे हो ये हो सकता है काल्पनिक है, बट ये हमने इसको पूरा इसे ट्राई किया कि इसको हम डॉक्यूमेंट्री लेवल पे क्रिएट करें, जो हमारे लिए बहुत इजी नहीं था, बट ये भी था कि इसको सबके सामने लाना ज़रूरी था, क्योंकि विजुअली जो चीज़ आप रिप्रेजेंट करते हो उसका जो स्टोरी, उसका जो इफ़ेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया टुडे में हम स्पेशली ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। और AI के थ्रू जो हमने चीज़ बनाया, इसमें जितना हो सके 99% हम कोशिश की है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको दिखा रहे हैं, जो इमेजेस दिखा रहे हैं, उसमें एकदम ट्रू इमेज हम सामने लाए इसको। बिल्कुल। और समाख्या, ये देश की बात थी, फौज की बात, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। कैसे आपने इसकी बारीकियों को देखा, समझा, किस किस तरीके से ये पूरा काम हो रहा था? ये हमारे लिए बहुत आसान था इस संकल्प को लेना कि हम ये AI फिल्म बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रिब्यूट है, ये इंडिया टुडे ग्रुप का ट्रिब्यूट है सेना के लिए, उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स थे इसमें,
और पूरे देश के लिए एक ट्रिब्यूट है इंडिया टुडे ग्रुप का। ये विज़न कलीपुरी जी जो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ है उन्होंने देखा, हमारे जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं सुप्रिया प्रसाद जी उन्होंने देखा, और हमने सोचा कि हम ये जो जनरेशन है वो ये बातें सुन रही हैं कि हमारे S-400 ने क्या किया, हमारे रफ़ाल ने क्या किया, मगर ये हमारा ड्यूटी है कि हम दिखाएं जनता को कि ये हुआ कैसे होगा, और ये इमेजिन करके एक फ़िल्म के रूप में आगे लाना। इसको हमने सारे फैक्ट चेक किए, जैसे नीलांजन ने बोला, हमने सारे फैक्ट चेक किए। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे गौरव सावंत, संदीप उन्नीतन, उन्होंने बैठ के हर एक स्टेज में चेक किया कि हर एक विजुअल जो हम बना रहे हैं क्या वो प्लेन सही प्लेन है या नहीं, क्या वो ड्रोन सही ड्रोन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कोई गलत प्लेन दिखा दें या कोई गलत ड्रोन दिखा दें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिखा दें, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कोशिश की कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल वैसे ही दिखाई जाए जैसे हुआ, और एक पूरे जनरेशन के लिए एक मेमोरी बन जाए। अमित, एडिटिंग टेबल पर आपके पास क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब चीज़ें, स्पेशली अगर हम AI वीडियो की बात करते हैं, कोई चीज़ मिसिंग रह जाती तो वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था वहाँ? देखिए, जैसा इसके एंड में भी लिखा है और जो सैम ने कहा कि मोदी जी वाली लाइन की कल्पना से परे है, एक्चुअल में ये फिल्म हमारे लिए कल्पना से परे थी। जब हम ये फिल्म का डेवलपमेंट बेसिकली कैसे हुआ, हम डे टू डे बेसिस पे डेली काम कर रहे थे, जैसे जैसे इन्फो आती थी उस हिसाब से स्टोरी बोर्ड्स उसमें बनता जाता था। उसके बाद फाइनली एंड में जब ये KP मैम की तरफ से आया कि नहीं इसको एक फ़िल्म के फॉर्म में हमें डालना है, वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ कि इस पूरे स्टोरी बोर्ड को क्लब करके हम फिल्म के फॉर्म में डालेंगे बेसिकली कैसे इसको। और सबसे टफ चीज़ क्या है कि आपको एक्यूरेट सेम चीज़ दिखनी चाहिए, जैसा आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसा आप सुन रहे हैं, एकदम जस्ट लाइक ए सिमुलेटर हम उसको कैसे दिखाएं। तो जो भी रेफरेंसेस थे, जितने भी स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट हुए, सेम रेफरेंसेस उठाए गए, ऑलमोस्ट कोशिश की गई कि ये सेम तरीके से डेवलप हो जाए, देखने में सिमिलर। अगर आप कोई फाइटर जेट भी देखते हैं या S-400 देखते हैं तो एक्चुअल रेफरेंसेस लेके उनको क्रिएट किया गया है। और सबसे चैलेंजिंग क्या है टास्क, सोचना बहुत आसान है, एक्चुअल में फिल्म 6-7 मिनट की जो बनी है ये बहुत ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है इतनी लॉन्गर ड्यूरेशन में एक AI फिल्म को कंपाइल करना, जिसमें आपको बहुत सारे स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, उसका म्यूजिक, मतलब इट्स आई थिंक गुड पैकेज जो हमने इसको कंपाइल करके दिया है। कितने दिन में बन के तैयार हुआ? जैसे आपको बताया कि हमने इसको स्टोरी बोर्ड्स जो हमारे डेली थे, ये ऑलमोस्ट 6-7 दिन का हमारा एफर्ट है। लास्ट के 2 दिन थे जिसमें 100% एफर्ट हमारे लगे, बट बाकी जितना था हम स्टोरी बोर्ड्स पे डेली काम होता था। भारतीय सेना के जवान देश की सुरक्षा के साथ ही आम लोगों का भी पूरा ख्याल रखते हैं, खास करके बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में रहने वालों का। ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ में देखने को मिली। बिल्कुल, सेना की रोमियो फोर्स के जवान पुंछ के मनकोट इलाके में लोगों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने उन लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जो हाल ही में सीमा पार से हुई फायरिंग में घायल हुए थे। ये हैं भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवान, जो न सिर्फ आतंकवाद के सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि देश के आम लोगों के सुख दुख में भी आगे बढ़कर साथ देते हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी तो उसमें सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग जख्मी भी हो गए थे। रोमियो फोर्स के ये जवान न सिर्फ उनकी सुध लेने पहुंचे, बल्कि उन्हें इलाज भी मुहैया कराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट इलाके में रोमियो फोर्स के ये जवान इलाज के लिए जरूरी साजो सामान के साथ पहुंचे। वहां इन्होंने घायलों का हालचाल जानने के साथ ही उन्हें चिकित्सा सहायता भी दी। मैं भारतीय सेना का इसमें बहुत बड़ा मशकूर हूं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक दूर दराज बॉर्डर इलाके में इन्होंने हर आदमी की सहायता की। जिस वक्त भी कोई किसी किस्म की कोई परेशानी हमारे लोगों को हुई, ये वक्तन फवक्तन पहुंचे। इस माहौल में हमारी आर्मी इन लोगों की सहायता कर रही है। मैं इस चीज़ के लिए इस देश की आर्मी को नमन करता हूं, सलाम करता हूं कि इस देश में ऐसे अच्छे अफिसर रब हमें और दे ताकि हमारे लोगों की ऐसी सहायता करते रहे। अपनी सुध लेने और मदद करने को लेकर मनकोट के लोग भारतीय सेना की तारीफ करते नहीं थक रहे। बॉर्डर इलाके में रहने वाले ये लोग हर समय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं और हमेशा साथ देने का वादा भी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने 1965 में भी अपनी फौज के साथ, जिस वक्त रोडें नहीं थी,
तो कंधों पे अम्यूनिशन उठा के बॉर्डरों पे चलते रहे, अपनी फौज के साथ चलते रहे। इस चीज के लिए आज भी हमारी फौज को किसी वक्त भी हमारे लोगों की जरूरत पड़े, हम अपने देश के लिए अपनी जानें कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। अपनी फौज के लिए साथ में खड़े रहने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स देश का आतंकवाद विरोधी बल है। जम्मू कश्मीर के इलाके में आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए 1990 में इसका गठन किया गया था। रोमियो फोर्स इसी का हिस्सा है। राष्ट्रीय राइफल की ये इकाई पुंछ और राजौरी के लिए काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए अब बात साईं के धाम की। शिरडी का साईं दरबार भक्तों की आस्था के साथ दमक रहा है। साईं मंदिर में भक्तों ने अब तक 500 किलो से ज्यादा सोना और 6000 किलो से ज्यादा चांदी का चढ़ावा चढ़ाया है। साईं मंदिर प्रशासन ने इसका खुलासा किया है। बड़ी बात यह है कि शिरडी में वीआईपी दर्शन अब और सुलभ हो गया है। 25,000 की जगह अब 10,000 के दान पर वीआईपी दर्शन आरती की सुविधा है। करोड़ों भक्तों की आस्था का दर शिरडी, जहां साईं बाबा के दर्शन पूजन के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जिनके दरबार करोड़ों के दान चढ़ावे से हमेशा दमकता रहता है। साईं बाबा के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाने के लिए किसी भक्त ने सोने का मुकुट चढ़ाया, तो किसी ने सोने का बना ओम साई लिखा हुआ बोर्ड, तो किसी ने कीमती आभूषण चढ़ाए, तो किसी ने करोड़ों की नकदी। मान्यता है कि बाबा के यहाँ आने वाले कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता। साईं बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। यही वजह है कि हर साल इनके दरबार में करोड़ों का चढ़ावा आता है। शिरडी के साईं मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के खजाने में 514 किलो सोना और 6600 किलो चांदी है। साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुताबिक सोने का आधा हिस्सा मंदिर के साज सज्जा, श्रृंगार, रोजाना के पूजे में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें साईं बाबा का सिंहासन, सोने का मुकुट, मंदिर के आभूषण और हार शामिल है। बाकी बचा हुआ सोना जो उपयोग में नहीं आता, उसे ट्रस्ट रूम में पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। एक तरफ साईं बाबा का खजाना भक्तों की आस्था और श्रद्धा के साथ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर साईं बाबा मंदिर प्रशासन की नई दान नीति ने भक्तों को दर्शन और आरती की विशेष सुविधा दी है। साईं बाबा मंदिर में 10,000 रुपए या इससे अधिक दान करने वाले भक्तों को अब मंदिर में आरती का विशेष लाभ मिलेगा। पहले ये सीमा 25,000 थी, इसीलिए कई भक्त इच्छा के बावजूद आरती का लाभ नहीं उठा पाते थे। ये नीति तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है। साईं बाबा संस्थान ने भक्तों की डिमांड से अभी नई पॉलिसी बनी है। पहले जो है कम से कम 25,000 रुपये डोनेशन देने के बाद उनको आरती की सुविधा मिलती थी। अभी जो है वो 10,000 डोनेशन देने के बाद परिवार के 5 सदस्यों को जो है एक बार की आरती की सुविधाएं जो है साईं बाबा संस्थान ने उपलब्ध की है। जो भक्त 10,000 से 50,000 रुपए तक दान करेंगे, उनके परिवार के 5 सदस्यों को विशेष आरती का लाभ मिलेगा। 50,000 से 1 लाख तक दान करने वाले भक्तों को साल में एक बार 2 आरती और परिवार के 5 सदस्यों के लिए मुफ्त दर्शन का लाभ मिलेगा। जो भक्त 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक दान करेंगे, उन्हें साल में 2 बार वीवीआईपी आरती देखने का मौका मिलेगा और परिवार के 5 सदस्यों को साल में 1 बार आजीवन वीआईपी दर्शन की सुविधा दी जाएगी। 5 लाख रुपए से अधिक दान करने वाले भक्तों के लिए 3 वीवीआईपी आरती और साल में 2 बार आजीवन वीआईपी दर्शन की सुविधा मिलेगी। 10,000 से 25,000 तक, 25,000 से 50,000 तक, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से 50 लाख तक और 50 लाख से ऊपर, ऐसे अलग अलग जो साईं भक्त डोनेशन देंगे उसके लिए अलग अलग पॉलिसी जो संस्थान ने की है। साईं बाबा के भक्तों को मिली ये नई सुविधा किसी सौगात से कम नहीं। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकेंगे, वहीं उम्मीद है कि नई वीवीआईपी दर्शन नीति से साईं बाबा मंदिर के खजाने में खूब बढ़ोतरी होगी। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं कि हर ठोकर इस बात की चेतावनी देती है कि अब संभल जाइए। बिल्कुल, वक्त पर संभल जाएं तो दोबारा ठोकर खाने की नौबत जिंदगी में कम ही आती है। ये भी सच है कि जिंदगी में हमेशा सब कुछ सही चलता नहीं है, उतार चढ़ाव भी लगे रहते हैं। बिल्कुल, तभी कहते हैं ना कि भूलने वाली बातों को बिल्कुल याद ना करें और उन कड़वे पलों से सबक लेते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि चाय पर चर्चा में
हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरों की तरफ होती है। कल चाय पियेंगे, साथ में आइएगा 5 बजे।